हेलो फ्रेंड डियर। आई होप ऑल ऑफ यू गुड एंड वेल। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हाई स्कूल के या इंटर का जिसका भी आगामी एग्जाम हो रहा होगा काफ़ी अच्छा से प्रिपरेशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। जो भी हो, मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों के लिए विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन 2024 का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में देखकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के लास्ट, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। और विज्ञान का ये बुक है ये भी आप लोग को दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी से द्वारा विज्ञान पाठ्य पुस्तक संपूर्ण हल कक्षा 10 का। यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन, हर एक चीज़ पूरा डिटेल में है। हर एक चीज़ यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और मैं इस वीडियो में 2024 पिछला पुराना जो 2024 में एग्जाम हुआ था जो विज्ञान का, उसका मैं फुल सॉल्यूशन आप लोग के बीच लेकर आने वाला हूँ और उसका आंसर बताने वाला हूँ। तो जो जो मैं जिस तरह बताऊंगा वैसे ही लिख देंगे, केवल पुराना पेपर आप लोग पढ़कर चले जाएंगे। तभी भी केवल जिसको पूरा साल नहीं पढ़ाई किया है, जो थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया है, केवल एग्जाम में जाता है बैठा रहता है सोचता क्या करूं क्या ना करूं, तो उनके लिए गाइज मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, हर एक डिटेल लेकर आया हूं। पूरी चीज़ एक एक चीज़ लिख कर लाया हूँ, किस तरह एग्जाम में लिखना है क्या करना है, पूरी डिटेल आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो ये आप लोग का। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं विज्ञान का 2024 का, यहाँ पर है। यहाँ पर सब कुछ छोड़िए, बाल पॉइंट पेन से स्टार्ट करना है। हमारा सीट उत्तर पत्रक उत्तर भरना है, पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर ये सब देख लीजिएगा, काटना उटना नहीं है, अच्छा से भर लीजिएगा पूरा। मैं हिंदी का पेपर का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें तो लिखने वाले सारे लोग पास हो ही जाते हैं, इसकी वजह से नहीं बनाया। सेकंड पेपर बना रहा हूँ विज्ञान का, जो 4 तारीख का इसका एग्जाम है, उसको आप लोग देखिएगा। यह पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा और सॉल्यूशन दूसरे जगह जहाँ पर बोर्ड, लगभग मैं एक कॉपी बनाया हूँ यहाँ पर बीच में से देखिएगा निकाला हूँ। अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर पर तो यहाँ पर बीच का पेपर निकाल कर, कॉपी का जो भी कॉपी आप लोग के पास अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसमें से बीच का पेपर निकाल कर आप लोग ऐसे बीच पूरा आप बना लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। और आप लोग जब भी पेपर आप लोग को मिले, सबसे पहले जितना भी टाइम रहे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बड़ा पेज लिया हूँ, एकदम आप लोग को फील लगे कि हाँ बोर्ड का पेपर जैसा ही लिखा हूँ, पूरा अच्छे तौर तरीके से जिस तरह मैं लिखा हूँ उस तरह लिखिएगा, फुल में फुल मार्क मिलेगा गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने लाइन खींच दिया हूँ। जैसे आप लोग को पेपर मिले आप लोग नाम वाम लिख लेते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट पहले पेपर आप लोग, मतलब आप लोग को ये कॉपी मिल जाती है, पेपर नहीं, पेपर तो लास्ट मिलता है 10 मिनट के बाद से। तो ये जो कॉपी मिल जाएगी स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी, तो ये कॉपी मिल जाएगी तो सबसे पहले आप लोग ये करिएगा कि ये लाइन जो है फन देना, फन देना, तुरंत फन देना, जैसे ही मिलेगा कॉपी अपना नाम वाम लिख कर फन देना। आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा, सटाक देना, फन देना, थोड़ा भी लेट मत कीजिएगा, फन दे देना, दोनों ओर लाइन खींच दीजिएगा। दोनों ओर लाइन खींचने से ये फायदा होगा कि आप लोग को पेज थोड़ा सा कम भरना पड़ेगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे साफ सुंदर राइटिंग में, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होगा, जिससे आपको फुल में फुल मार्क मिलने की संभावना रहती है। ये लाइन चाहे तो अपने हिसाब से 1 अंगूर या 2 अंगूर 2 इंची ऐसे अपने अंदाज से लगाकर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। इधर इस साइड करिए या ना करिए आप लोग के ऊपर है, लेकिन जैसे ही कॉपी मिले आप लोग को भन देना, सट देना, कर देना, सट देना, लाइन खींच देना है और आप लोगों को तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना बिना सोचे समझे। यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या संख्या उपभाग 1 का उत्तर। प्रश्नोत्तर हो गया तो उत्तर ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर मतलब उत्तर ही होता है, तो उपभाग का 1 आप लोग को ऐसे ही लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए खंड अ का उपभाग 1। तो यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न ऊपर लिख भी दिया हूँ, ऊपर भी लिख दीजिएगा। जहाँ पर खंड अ आएगा, जब जब खंड अ एक ही 2 बार आएगा, एक बार आएगा और दूसरी बार आएगा खंड अ, और एक बार ब आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो बस 2 ही बार लिखना रहता है, उसके बाद से कोई बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहता है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या उपभाग 1 का, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग
आप चाहें तो ब्लू स्केच से भी कर सकते हैं या पेन से भी। 2 पेन स्केच रखिएगा, लगभग एक ब्लू रखिएगा और एक काला रखिएगा। ठीक है गाइस, तो दोनों से आप लोग अच्छा देखने में लगता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस सटीक तरीके से इस तरह करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप लोग को मार्क मिलेगा गाइस। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है खंड अ और उपभाग 1 का। तो ऐसे ही लिखा हूँ सेम उसी तरह, प्रश्न संख्या उपभाग 1। तो ऐसे ही लिखिएगा सेम तरीके से, कुछ भी मत कीजिएगा। और जो क्वेश्चन में कहेगा वही लिखिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो फोकस पर यह करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोकस पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डालकर आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, ऊपर लिख दिया। और ए बी जो भी ऑप्शन रहेगा इसका ए लिख देंगे, ये फोकस पर। और दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, दूसरा आ जाएंगे, एक लेंस की वस्तु विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है लेंस होगा। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं उत्तल लेंस, डायरेक्ट उत्तल है। एकदम सटीक आंसर खोजकर अच्छा से लिख कर लाया हूँ, कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर आप लोग नहीं होगा तो वो विज्ञान का बुक दे दूंगा, उससे भी देख लीजिएगा। पूरा सटीक तरीके से लिख कर लाया हूँ, केवल आप इस पेपर को तैयार करके चले जाएं तभी भी आप पास हो जाएंगे। तीसरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किस चीज में परिवर्तन किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमाभी मांसपेशिया द्वारा, या सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं, कि सिकुड़ने और फैलने से होता है। तो जो आंख की रेटिना होती है उसके नेत्र के उसके सिकुड़ने और फैलने से पश्चिमाभी मांसपेशियों मतलब मांसपेशियां होती है, उसी के द्वारा होता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाना है तो अच्छा से पढ़िएगा। अच्छा से तो पढ़ेंगे, पढ़े नहीं होंगे पूरे साल तो केवल पेपर आप लोग को देखना है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लेकर आया हूँ। तो चौथा आप लोग के लिए, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिक घटना है। इसके लिए क्या है? तो परिकिरणन है। परिकिरणन लगाए हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वोल्ट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए डी 110 ओम होगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न तो आए तो कैसे उत्तर देना है? तो डायरेक्ट 110 ट्रिक लगा देना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व अगर मालूम है, अगर लोग को मालूम है तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दीजिएगा। नहीं मालूम है तो यहाँ पर किनारे, आप वहीं पर किनारे कॉपी पर वहीं पर सामने दर्शा सकते हैं, कोई टीचर बुरा नहीं मानेगा। या तो पीछे लिख दीजिएगा, अगर सामने लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर पीछे कैलकुलेशन करके करते हैं तो और ठीक है, तो उसको जैसे कैलकुलेशन कर लेंगे वैसे आगे आकर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शक्ति यहाँ पर दिया है पी 440 वोल्ट, और वोल्टेज भी बराबर दिया है 220 वोल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पर अंकित है। और यहाँ पर प्रतिरोध का मान पूछा है, यहाँ पर फिलामेंट के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जैसा कि P बराबर V बराबर I स्क्वायर R होता है। ये सारे रूल जो होते हैं ओम के नियम से ही होते हैं। V बराबर I R, जो V अनुपाती I का होता है, जहाँ पर R प्रतिरोध होता है उसके द्वारा होता है। तो प्रतिरोध बराबर R बराबर V स्क्वायर P। यहाँ पर आई, यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, या आर आई दोनों मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं या पी भी लिखते हैं। तो इसका फार्मूला प्रतिरोध का होता है आर बराबर भी स्क्वायर पी, ऐसे इसी से आया है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट रख देंगे वोल्टेज, और इसका पी शक्ति लिख देंगे, शक्ति 40 लिख दे 440 लिख देंगे। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 110 ओम आ जाएगा। तो ऐसे आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का छठवां है। तो छठवां पे आप लोग के लिए एक वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, या आप लोग अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो अगर आप लोग हमको कमेंट करते हैं कि मुझे ये वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ये PDF भी भेज दूंगा जितना मैं सॉल्यूशन किया हूँ, और ये विज्ञान अवतरित बुक भी भेज दूंगा आप लोग के लिए, जो पूरी गाइड है, पूरी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सटीक टू सटीक लिखा हुआ है, अवतार की NCERT हुआ, काफ़ी शानदार है, बेहतरीन है। नहीं तो आप लोग के पास गाइड है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सिंबल है छठवां क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन में सिंबल ये है कि ये जो प्रतिरोध है और बीच में एक कटा हुआ
प्रतिरोध अवरोध लगा दिया गया है, रुकावट लगा गया है, तो इसको परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बीच में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ, गोला में ए लिख दिया है, तो अमीटर यहाँ पे बोल देंगे, इसको कहते हैं। ए से पहचान कर लीजिएगा अमीटर। और इसका जो यहाँ पर सेल लगा हुआ है, इसी को तो सब लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस इसमें भी रहता है, इससे विद्युत सेल का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। चौथा, ये तार क्रॉसिंग, तार लगा हुआ है, उसी बीच में एक क्रॉसिंग लगाकर हम लोग गांव में चोरी वोरी करते हैं लाइटिंग का, वैसे होता है तार क्रॉसिंग भैया। तो देख सकते हैं उत्तर में ये लिखना है, केवल ये तो समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। उत्तर में केवल ये लिखना है, छठवां का ए, एक तीसरा, चौथा दूसरा, पहला, ऐसे लिख देना है। और अगर आप कॉपी में कोई मिलान करने का आता है तो सटीक सटीक उसके सामने वाला मिलाएंगे, तिरछा तिरछी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और सातवां यहाँ पर देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनालिका को सतत पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। भैया किसी भी धारावाही मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अगर इसको लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ दिशा में ये मूव कर जाता है। नॉर्थ साउथ दिशा में हमेशा जो पोल होता है चुंबक का, वो घूम जाता है। तो ध्यान दो इस बात पर। देखो उपभाग 1 समाप्त हो जाएगा इस पेज से, तो दूसरे पेज से दूसरा उपभाग 2 करना है, अगले पेज से करना ये वाला छोड़ देना, ये पेज जो है इसको छोड़ देना, ये नहीं कि इसी में कर देना, ठीक है। अच्छा से लिखिएगा, साफ साफ दूर दूर, अगर जगह रहेगा तब लिखिएगा, अगर जगह नहीं रखेगा तो मत लिखिएगा इस पेज पर। दूसरा पेज पे आ जाते हैं, खंड ब, ये देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए खंड प्रकाश का अपवर्तन कहाँ गया, ये भैया एमसीक्यू यहाँ पर गायब ही हो गया है, जितना भी एमसीक्यू था कहाँ गया, और सारा एमसीक्यू लग रहा मैं डाला ही नहीं हूँ। यहाँ पे है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। यहाँ पे पहला वाला इधर हो गया है, तो छोड़िए, उससे क्या करना है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या उपभाग 2, तो यहाँ पर है उपभाग 2 का है, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, यहाँ पे मरकरी इसे पारा भी कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होता है तो लवण तथा जल ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लवण एवं जल प्राप्त होगा। 10वां, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 ऊष्मा अगर दिया जाता है, अगर ऊष्मा दिया जाता है, अगर आग लगाया जाता है तो इसमें क्या होगा, CaO प्लस CO2, तो इसको आग लगाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो अभिघटन की क्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो जो पढ़ा होगा वो लगाएगा समझ कर, नहीं लगाया होगा वो रट कर गया होगा, तो अभिघटन की अभिक्रिया लगा दो भैया। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, तो श्रृंखलन हमेशा कार्बन बॉन्ड बनाता है, कार्बन में, इसी को कार्बन ही कहते हैं, सी कार्बन में। 11वां, 12वां देखिए, निम्नलिखित में एल्काइन है, इसमें से एल्काइन बताना है। तो भैया या तो समझ कर जाओ या तो पूरा पढ़कर, एल्काइन एल्केन उल्केन सूत्र जो भी होता है, फेल्केन फुल्केन सब आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर, मैं डायरेक्ट पेपर ही लेकर आया हूँ सॉल्व करके। CH3 सिंगल बॉन्ड, C कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, ठीक। और इसमें 13वां, ईंधन और औषधि के रूप में उपयोग होता है, और औषधि के रूप में क्या होता है, इथेनॉल या इथेनोइक अम्ल, ये दोनों होगा, ये दोनों यूज होता है। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, से भी लगा सकते हैं, दोनों आंसर सही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है, इसमें कोई एक लगा दो, ए या सी दोनों सही उत्तर है, कोई एक लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका भी मार्क मैं लिख कर आया हूँ, वहाँ पर देखते हैं मार्क 7 गुण x टोटल 7 मार्क का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला है प्रश्नोत्तर संख्या उपभाग 2 का, तो यहाँ पर मार्क 6 गुणे 1, ये टोटल 6 मार्क का है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या उपभाग 2 का, उपभाग 2 में आ जाते हैं, उपभाग 2 नहीं 3 यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ क्या लिखा है, उपभाग 3, उपभाग 2, उपभाग 3, मैं मिस्टेक हो गया है लिखने में, उपभाग 3 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसमें क्या है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे कहते हैं, तो उसे वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, वृक्काणु नेफ्रॉन।
पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वाहन, परिवहन, जल के वाहन या परिवहन दोनों एक ही होता है। परिवहन भी कर सकते हैं, लेकिन जल का परिवहन लिखना है या जल का वाहन, दोनों में से एक ही लिखना है, परिवहन का हो या वाहन का हो। तो ये हो जाएगा। फिर जब देखिए यहाँ पे जल का वाहन लिखा है, कन्फ्यूज मत होइएगा, वाहन भी लिख सकता है, परिवहन भी लिख सकता है, शब्दों का खेल है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, स्वपोषी के लिए आवश्यकता होती है, तो इनमें से सभी होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछ जाता है कि ये सब नहीं दिया रहेगा, दूसरा दे दिएगा, तो इसको याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्लोरोफिल की, सूर्य की प्रकाश, इन सभी, तो ये सभी लगा दीजिएगा। अगर एक दिया है तो एक ही लगाइएगा। देखिएगा ये तीनों होता है कम, ये भी आप लोग को याद करने का मौका मिल गया कि अगर सूर्य का प्रकाश पूछेगा तो भी स्वपोषी पोषण मतलब क्या? जब सूर्य से प्रकाश मिलेगा तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और जिससे पोषण तैयार होगा, जो भी होगा। क्लोरोफिल उस पे पड़ेंगे पेड़ पौधों पे, तो उस पे बढ़ेंगे, वृद्धि होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की तो मात्रा उसकी आवश्यकता होती ही है। 17वां इनमें से सभी इसका ऑप्शन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट की ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है? तो माइक्रोकांडिया में होता है। यहाँ पर देखिए माइक्रोकांडिया, इसी तरह लिखिएगा, चौथा का भी 15वां का भी ऐसे माइक्रोकांडिया। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो ये जो भी गलती से भी पढ़ा होगा तो मटर के उत्पादन के लिए उन्होंने प्रयोग किया था। 19वां निम्नलिखित में से कौन सा परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो कौन सा है जो मुख्य जिम्मेदार है पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो यहाँ पर देख सकते हैं ओजोन परत कैसे क्षय होता है। जैसे हमारे समाज में, हमारे गांव एरिया मोहल्ला में, हर जगह शहरों में आजकल एसी यूज किया जाता है, जिसे एसी यूज करने से सीएफसी गैस निकलता है, जिससे ओजोन परत क्षय हो रहा है। इसीलिए आजकल पेट्रोल पंप की जगह गैस का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जिससे से क्लोरो मतलब पर्यावरण बचा रहा है ओजोन परत क्षय होने से। यहाँ पे देखो क्लोरो क्लोरो एसी से होता है, एसी ज़्यादा यूज करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ओजोन परत क्षय होने लगता है। 20वां निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला के निर्माण करती है? तो एक श्रृंखला होती है कि पहले घास को इंसान खाएगा, इंसान को कौन खाएगा? जो भी बड़ा होगा वो खाएगा। तो ऐसे श्रेणी चलता है, घास, बकरी, मानव। घास खाने वाला बकरी रहेगा, बकरी को शेर खाएगा, ऐसे भी रहता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो एक कड़ी होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टार्ट होता है खंड ब। खंड ब में उपभाग 1। तो अब आइएगा यहाँ पर देखिएगा, मेरा इधर उधर थोड़ा सा पेज हो गया है जब मैं पीडीएफ बना रहा था, तो उससे कोई मैटर नहीं है, उससे तो केवल आप लोग को सॉल्व करना है। तो लाइन फन भन देना, लाइन खींच लीजिएगा आप लोग, दोनों ओर भन देना लाइन खींचकर आप लोग खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखिएगा और खंड ब उपभाग 1 का प्रश्नोत्तर। तो पहला है प्रकाश का अपवर्तन की घटना, मार्क 2 नंबर का है। इसमें लिखना है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपतित किरण ऐसे जाती है, जैसे ही जाएगी ये अपने मार्ग से विचलित दूसरे माध्यम में जाएगी। ये हवा है, विरल माध्यम, और ये इसको थोड़ा दूर लिख दीजिएगा, मेरा थोड़ा सट गया है, पास हो गया है, लिखने में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा। मैं जब बना रहा था फिगर तो इतना पास नहीं बनाया, इसकी वजह से इसको दूर ले। हवा में ये विरल माध्यम इधर लीजिए, कांच सघन माध्यम होता है, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम होता है। तो आपतित किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर अपवर्तित हो जाती है अपने मार्ग से। ये जो मार्ग है यहाँ से अपवर्तित अभिलंब की ओर झुक जाती है, या मार्ग से विचलित हो जाती है, या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये भी कह सकते हैं, देखिए अभिलंब की ओर से दूसरी तरफ झुक जाती है। अपवर्तित, यहाँ पे देखिए अपतित किरण आ रही है, जैसे ही आई तो ये अपवर्तित हो गई, तो इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच कोण बनता है, एक आपतन कोण बनता है, एक परावर्तन कोण बनता है, आर बनता है। तो यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर आर बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है। सिर्फ जब तक तब जाकर 2 नंबर मिलेगा। फिगर बनाएंगे और ये परिभाषा लिखेंगे तब जाके 2 नंबर लिखेंगे। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चक्र पकड़ करने की जरूरत नहीं है। जो पूछे वही लिखो, फालतू में क्या जरूरत है कापी भरने के लिए और टाइम बर्बाद करने के लिए। जो कहें वही भन्न देना लिखो और बिंदास भन्न देना, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। एक्स्ट्रा कुछ लिख कर लाया हूँ, कभी कभी पूछ देता है। अपवर्तन के नियम पूछता है तो ये भी 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा। ये भी 2 नंबर पे पूछ देता है, 2 नंबर के ये भी रहेगा। तो आप अपवर्तन के नियम क्या है। आप अगर 5 नंबर में, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी कभी भी पूछ देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना लिखेंगे, फिर अपवर्तन के नियम लिखेंगे, फिर अपवर्तन के कारण लिखेंगे, तब जाके 5 नंबर मिलता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा थोड़ा लिख कर लाए हैं। इसको भी इसी के साथ याद कर लीजिएगा, फायदा होगा आपको एग्जाम के लिए। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा फिल्म तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यहाँ पर देखिए, ज्या मतलब साइन, जो साइन होता है साइन आई अपन साइन आर, स्थिरांक म्यू, इस म्यू से प्रदर्शित करें, इसे ही साइन एल। अब पूछेगा स्नेल का अपवर्तनांक नियम क्या होता है, तो साइन आई अपन साइन आर लिख देंगे और ऊपर का परिभाषा लिख देंगे, हो जाएगा। और ये दोनों नियम लिख दे। स्नेल का नियम को ही यही कहते हैं। स्नेल का नियम कहेंगे साइन आई मतलब आप साइन आपतन कोण एंड साइन आर, अपवर्तन कोण के अनुपात को ही हम स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसे म्यू, देखिए ये जो अनुपात लिख देना है, साइन आई अनुपात साइन आर, स्थिरांक म्यू, स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। म्यू दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तन के कारण जब विरल से सघन जाता है तो अपवर्तनांक, यहाँ पर देखिए अपवर्तित हो जाती है तो अपवर्तनांक चेंज हो जाता है, जिससे प्रकाशिक घनत्व के कारण अपवर्तन होता है। मतलब ये किसकी वजह से होता है, इसी का कारण है, प्रकाशिक घनत्व का कारण अपवर्तन होता है। जो अपवर्तन होता है प्रकाशिक घनत्व का कारण। अब दूसरा है यहाँ पर लोग का, पहले का ही दूसरा है। यहाँ पर पहले का दूसरा ही है, नेत्र की दृष्टि दोष इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये नहीं विस्तृत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर का दीर्घ दृष्टि दोष, इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसे हाइपरमाइट्रोपिया, इंग्लिश में हाइपरोमाइट्रोपिया भी कहते हैं, इसको भी लिखिएगा। इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये इसके लिए फिगर बना दीजिएगा। जैसे ही भन्न देना फिगर बनाएंगे वैसे ही आप लोग को मार्क मिल जाएगा। फिगर बनाइएगा, परिभाषा लिखिएगा 1 लाइन का और फिगर बना दीजिएगा इसके लिए। और दोष कारण, मतलब कारण या दोष दोनों की बात है इसका। इसका कारण यह है कि निकट की वस्तुओं की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र में, मतलब रेटिना के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, जैसे ये रेटिना के पीछे बन रहा है। दीर्घ दृष्टि दूर इसे दूर दृष्टि भी कहते हैं का संशोधन या निवारण। देखिएगा, संशोधन भी कहते हैं, निवारण भी कहते हैं, बात एक ही है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तल लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए ये फिगर बनेगा। ये फिगर भन्न देना बना लीजिएगा। इस दोष में व्यक्तियों को प्रायः द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। द्विफोकसी लेंस के बारे में अगर पूछता है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये देख लीजिएगा। द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। द्विफोकसी लेंस के निचली जो निचला भाग रहता है, वो जो शीशा और चश्मा उसमें हम लोग पहनते हैं उसी में होता है, उत्तल लेंस होता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, जो पढ़ने में उपयोगी होता है। ऊपर का अवतल, नीचे का द्विफोकसी लेंस अगर पूछता है। एमसीक्यू भी अगर आपका यहाँ पूछता है तो ये हो जाएगा। अगर पढ़िए क्वेश्चन है तो इसमें से एमसीक्यू भी इसी सब में से बनता है, इसी सब क्वेश्चन में से। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। अब ये तो आप लोग को बता दिए हैं, ये तो छोड़िए, ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये तो 2-2 मार्क का था, तो वहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिए थे, ये एक्स्ट्रा लिख दिए तो ये अपने तरह से संशोधन है, ये संशोधन हो जाएगा। संशोधन के लिए 1 ही लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो या ना लिखो, याद कर, लेकिन याद करेंगे तो आपके लिए ये फायदा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 नंबर इस पे मिलेगा और फिगर बनाएंगे ही, और 1 नंबर इस पे मिलेगा। 1-1 2 नंबर मिल जाएगा, जितना पूछे वही लिखना है, बस एक्स्ट्रा में लिखा हूँ आपके जानकारी के लिए। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र, उत्तल दर्पण की कोई 2 उपाय लिखिए। तो ये भी 2 मार्क का है। तो 2 मार्क ये शुरू से लेकर, मतलब जो ये खंड खंड जो ब है, इसमें सब 2-2 नंबर का मिलेगा। इसमें अथवा अथवा करके छोड़ना वोड़ना नहीं रहता है।
यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र 2 मार्क का है। तो 1/f 1/u प्लस 1/v बराबर इक्वल टू करके इसको डिब्बा बना के लिख देंगे। इसलिए करें ब्लू और ब्लैक पेन मार्कर लेकर जाइएगा, नीला और काला। जहाँ पर यफ, यहाँ पर जो यफ है फोकस दूरी, यू है प्रतिबिंब की दूरी, बी है वस्तु की दूरी। इससे सॉल्व न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उत्तल दर्पण के दो उपयोग, उत्तल दर्पण के जो दो उपयोग पूछा था, तो 1 नंबर इस पर मिलेगा, और जैसे ही दो उपयोग लिखेंगे 1 नंबर इस पे मिलेगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में पीछे की दृश्य दिखने के लिए जो गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें गाड़ियां, उनके पीछे वाहनों में साइड मिरर लगा रहता है, जिसे देखने में, दृश्य देखने में सहायता मिलती है। बाजारों और गलियों में लगे लैंपों को बनाने में, जो बड़ा बाजारों और लैंपों एक पोल पे टंगा हुआ रहता है, लैंप लगा रहता है, वो जो फोकस देता है वो उसको बनाने के लिए किया जाता है। हाल के दृश्य देखने के लिए, जो हाल के दृश्य होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी लेंस की से वस्तु की दूरी 30 सेमी प्रतिबिंब तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। तो जिसको वो आएगा तो वो लिखेगा, जिसको क्वेश्चन और न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना आता होगा तो वो कहाँ कर पाएगा भैया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबी वस्तु यचो से दर्शाते हैं 2 सेमी फोकस दूरी, यफ 20 सेमी दिया है, लेंस यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से, मैं भूल गया हूँ लिखना। लेंस की वस्तु की दूरी यू बराबर माइनस, यू हमेशा लेंस की वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहता है, वो भी उत्तल लेंस में। अवतल लेंस पूछता तो उसमें पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस में यू का मान नेगेटिव होता है। ये तो जो पढ़ेगा वही ना जानेगा, जो नहीं पढ़े रहेगा कहाँ से जानेगा। उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, मतलब ये सब है जो उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत एकदम दंडवत रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ तो पहले जाना पड़ेगा कि यू का मान निगेटिव होता है, तो ये लेंस का फार्मूला ऊपर बताए हैं, वो फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला देखे ही है। तो लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फार्मूला होता है, अवतल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u देखे कहे ना कि ऊपर जो था इसका न्यूमेरिकल भी। ए भैया गटैया फौसेला वाला है, 26 मिनट हो गया वीडियो बनाओ बनाओ यार, दिमाग खराब हो गया है, पानी पीना पड़ा है वीडियो रोक कर। तो लंबी वस्तु एच ओ 2 सेमी ये सब है, ये फार्मूला देख लीजिएगा, और यहाँ पे जो जो कहा है वहाँ पर लिख दीजिएगा। 1/f का 1/20 1/v भी आपको निकालना है। यहाँ पर भी मतलब आप लोग को लेंस की वस्तु की दूरी, और -30 यहाँ पर यू का मान रख देंगे, ऐसे लिख कर फुट करके ऐसे कर देंगे, ए भी बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पर, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है गाइज भाई साहब? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना ही है, प्लस प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे प्राप्त होगा भैया? प्राकृतिक की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज की ऊंचाई एच आई, यहाँ पर आई एच आई अपन एच ओ, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए वस्तु की ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एच आई अपन 2, एच ओ जो है आप लोगों को, एच ओ वस्तु की ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेमी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 सेमी दिया है, लिख भी दिए हैं। और यहाँ पर 60 भी का वैल्यू 60 दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी होता है, ये चिन्ह परिपाटी है, यहाँ पर एक लेंस रखेंगे तो ये पहला और दूसरा ओर, जो दूसरा ओर होता है वो धनात्मक होता है, और जो पहला ओर होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव यहीं पर आ गया है, जो लेंस की दूसरी ओर से धनात्मक, जो भी की वैल्यू आया है 60 सेंटीमीटर, लेंस की दूसरी ओर से धनात्मक आ गया है। तो ये क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चिन्ह नहीं है, अगर निगेटिव आया था तो पहली ओर से बोलते हैं, पहली ओर से ऋणात्मक, लेकिन ये पॉजिटिव आया तो दूसरी ओर से बोलेंगे, लेंस की दूसरी ओर से, ये लेंस लगा हुआ है दूसरी ओर से धनात्मक। तो ये हो गया, प्लस ये H/2 ये करके वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर, इसका इमेज का ऊंचाई जो आया है -4 सेंटीमीटर, इसका 2.2 में गुणा कर लीजिएगा, जो आता होगा, अगर अच्छा से जानते होंगे वो कर लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बनता है, सीधा बनता है, अगर कोई चीज़ देखेंगे सीधा तो सीधा ही नहीं दिखाएगा, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। तो नीचे देखिए यहाँ पर उल्टा बन रहा है तो निगेटिव, और सीधा बन रहा है तो पॉजिटिव। तो उल्टा प्रतिबिंब, एक तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और
निगेटिव है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक इमेज दर्शा रही है। ये नहीं कि तिरछा बिरछी बिरछी उर्छी कुर्छी कलछुल फलछुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से देखेंगे तो उल्टा ही दिखाएगा, जो एक वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी साइड दिखाई देगा। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा मेहनत लग रहा है, बोर्ड के पेपर लिखने में तो और मेहनत लगा है, प्लस बताने में भी। तीसरा का पहला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस पर ये फालतू में लिख दिए हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, बस यहाँ से लिखना है, ये ज़्यादा टाइम बर्बाद करेगा, मत लिखिएगा, ये तो क्वेश्चन ही है, फिर भी मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। तो इसका इतना लिखकर कि निम्न बातों पर ध्यान करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ पर तीसरा का पहला का उत्तर लिख दीजिएगा। तीसरा का पहला का उत्तर, ज़्यादा कुछ नहीं नौटंकी करना है, टीचर देखेगा समझ जाएगा। प्रश्नोत्तर लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। पहला, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई बदलने पर बल की दिशा बदल जाती है। यह अनुपाती आई। तो जब विद्युत जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी बल के साथ साथ दिशा भी बदल जाती है। तो यहाँ पर फोर्स अनुपाती हो जाएगा धारा के। ठीक है। चालक में आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर फोर्स अनुपाती हो जाएगा बी के। चालक में आरोपित बल चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब जो चालक की लंबाई होती है यल, या अनुपाती यल का। चालक में आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा की दिशा आई के बीच कोण पर निर्भर करता है, मतलब थीटा पे निर्भर करता है कि थीटा 90 अंश का बनेगा तो बल अधिकतम लगेगा, अगर थीटा 0 बनेगा तो बल नहीं आरोपित होगा, मतलब बल न्यूनतम लगेगा, कम से कम लगेगा। तो ये सारे को अगर मिलाकर बनाया जाएगा तो एफ आई बी एल, यहीं से देखिएगा एफ आई बी एल, और जो थीटा कोण निर्भर कर रहा है लास्ट वाला, तो वहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। तो इसे आई बी एल साइन थीटा या बी एल साइन थीटा भी कर सकते हैं। फॉर जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आई धारा की दिशा, यल चालक के तार की लंबाई की दिशा, और साइन थीटा उनके बीच बने बने कोण कितनी डिग्री का है वो। चाल च, चाल में आरोपित बल की दिशा फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, मतलब धारा में चाल प्रवाहित होता है या धारा प्रवाहित होता है, उसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। वो अभी नीचे है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उसी से ज्ञात किया, फिगर भी बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 मार्क का है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्क का है, इतना लिखेंगे तो 2 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 2 मार्क का है। तो यहाँ पर तो अंतर स्पष्ट करने के लिए इस तरह लाइन बना के कर दीजिएगा, चाहे लाइन बना देगा थोड़ा सुंदर देखने में लगेगा, या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा। क्या टाइम बर्बाद करेंगे रचना करने के लिए, कोई रचना थोड़ी ना करना है। दंड चुंबकी के सिरों चुंबक में लिखेंगे, दंड चुंबक के सिरों में चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में चुंबकत्व न्यूनतम होता है। इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, इसकी चुंबकत्व अस्थायी होती है। धारावाही परिनालिका में देख लीजिएगा, वीडियो स्टॉप कर करके बताएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, देख लीजिएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिएगा कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, पूरा लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन, धारावाही चालक में से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियम लिखे हैं, वीडियो रुक कर पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, बताते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखिए, अंगूठा अपने तरह से किसी तरह बना दीजिएगा, मार्क पाना कोई जरूर नहीं है कि आपको एक्सपर्ट हैं फिगर बनाने में ये वो। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से ही जो धारा की दिशा पता करते हैं, इसी से पता करते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा, पढ़ा होगा शुरू से आज तक, तो वो तो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो याद करके जाना ही पड़ेगा भैया। तो ये दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ के नियम लिख देंगे इतना, फिर उसके बाद ये बना देंगे, फिर एक धारावाही चालक तार लेकर उसकी धारा की दिशा दिखा देंगे, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ सिंपल में। लेकिन इससे बनाने से थोड़ा सा एग्जामिनर प्रभावित होता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, बच्चा जान लगाया हुआ है। तो धारा ऊपर से नीचे जब जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणवार्त क्लॉक वाइज चलता है, जब घड़ी की सुई की दिशा में, जिस तरह घड़ी चलती है 12
ये बारह के बाद से 1 2 3 4 ऐसे दक्षिण क्लॉक वाइज चलेगा। धारा जब धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक, देखिए जब धारा नीचे से ऊपर जा रहा है किस तरह एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है। और ये देखिए फिगर, ये दोनों जरूरी है, देखिए ये क्लॉक वाइज है और ये एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज का ऐसे बने, मतलब क्लॉक वाइज का ऐसे बनेगा, मिस्टेक हो गया है, इसका ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे तीर लगाएंगे ऐसे करके और इसका इसका ऐसे हो जाएगा। तो ये लिखना है, इसको बस लिखना है, लिख दीजिएगा। धारा की परिवर्तित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो चुंबकीय जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको लिखेंगे तब जाकर यहाँ पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए, तब जाके आप लोग को 2 मार्क मिलेगा। तो क्या परिभाषा लिखना, फिगर बनाना है, इसको लिख देना है कि ऊपर से नीचे जाना जाता है चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त और नीचे से ऊपर जाता है तो वामावर्त। और ये फिगर बनाना है, धन देना, भन्न देना, भन्न देना, फिगर बना क्या करना है, एक ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, गुल 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 घुरा देना, धारा घुमा देना, इसी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देना, धारा ऐसे घुमा देना, वो। अब आ गया था आपका चौथा का आठवां, दूसरा 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 सॉल्व किए हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 3 मार्क का है भैया। ये कितना मार्क का था, ये आपका ये भी 3 ही मार्क का था, ये भी 3 ही मार्क का था। मैं क्या लिखा हूँ, 2 मार्क लिखा हूँ क्या, देखिए 3 मार्क लिखा हूँ, मैं भी 3 ही मार्क लिखा हूँ। 3 मार्क का है और ये भी 3 मार्क का है। तो तुल्य प्रतिरोध इसके बीच ज्ञात करना है, ये जो फिगर बनाया हुआ है प्रतिरोध वाला। तो ये सबसे इजी है, अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले तो क्या कहते हैं कि ये फिगर फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद से ये देखिए 4 ओम और ये 4 ओम, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है। अगर इस तरह है टीडी डी करके तो समांतर क्रम, अगर इस तरह टीडी डी सीधा है तो समान श्रेणी क्रम। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 1/r और ये डैश लगा दिए हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, डबल ट्रिपल, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, केवल मतलब 1/r से स्टार्ट होता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1+r2 1/r3 ऐसे ऐसे करके जितना भी होगा, जितने भी प्रतिरोध होंगे वो उस तरह लगाए रहते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करके 2 ओम इसको बना लेंगे, ये देखिए 2 ओम बन गया सॉल्व करने के बाद से। और फिर उसके बाद से जब ये भी, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर, तो ये भी आपका 5 ओम बन जाएगा। यहाँ पर 10 ओम और 10 ओम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5 ओम, यहाँ पर देखिए। उसके बाद से जब ये तीनों समांतर क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में लाइन वाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का देखिए बनाया हुआ हूँ। तो श्रेणी क्रम में बनाया हूँ 2 5, तो श्रेणी क्रम का नियम लगा देंगे तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ से हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध आपका 12 ओम प्राप्त हो जाएगा। इस श्रेणी क्रम का नियम ये होता है कि r बराबर r'(r2), मतलब इसको r1 r2 r3 प्लस प्लस करना रहता है, बटा नहीं रहता है। तो यहाँ पर 12 ओम हो जाएगा। दूसरा पूछा है इस क्वेश्चन में कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 ओम, देखिए 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम का बताना है, ये नहीं कि केवल इतना ही हो गया, आंसर हो गया, इतना नहीं होगा गाइस, केवल इसका पूछा है। क्योंकि जो 6 वोल्ट का विभवांतर है सारे में विभाजित हो रहे हैं, तो इसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे। आर इतना प्रतिरोध, ये सबको भूल जाना है। आर पर 12 ओम आया है तो उसको बस ख्याल रखना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है आर बराबर 5 ओम, ये दिखेंगे, इसका केवल निकालना है तो इसके लिए करेंगे। और भी वोल्ट निकालना है, आई आपका आई 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 यहाँ पर पहला का निकाला गया है जो 1/2 है, जहाँ पर 1/2 इसका निकाला गया है धारा, पहले का धारा 1/2 है। या क्या आंसर में कुछ दिया है क्या, तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे देखें क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। भी बराबर IR, भी 1/2 गुणे 5, 1/2 5 कहाँ से आया है, भी बराबर आई और होता है, ये ओम का नियम होता है, यहाँ पर लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। फिर भी बराबर IR फार्मूला लगाकर धारा का मान बता देंगे कि क्या पूछा है, सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। सिरों के बीच विभवांतर तो आपका ये 2.5 वोल्ट हो जाएगा, यही आपको बताना है। ये गाइज में यहाँ से मिस्टेक हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया है, इसको हो गया ना, तो भी बराबर IR, ये इसको करने के बाद से इस पे जाएगा भी बराबर IR, तो आई बराबर भी आर, आई की, क्योंकि
बोल्ट निकालना है ना, तो बोल्ट के लिए VIR होता है। तो यहाँ पर धारा का मान लिखेंगे तभी ना यहाँ पर आई का मान लगाएंगे, लिखेंगे। तो भी का मान आप लोग को भी का मान आप लोग को 6 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पे रखिएगा, ये सोचकर गलत हो जाएगा यहाँ पर। और आर का मान 12 निकाले हैं, तो 6/12 बराबर 1/2। अब जाके यहाँ पर 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे, लिख देंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो भी बराबर 2.5 वोल्ट। अब बोलेंगे नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा बोल लिए। कितना मिनट हो गया वीडियो बनाते हुए? 39 मिनट। थोड़ा सा बहुत मेहनत लग रहा है यार। अब चौथा का आठवां आठवां भी लिख कर लेकर आए हैं, जिसको चौथा का आठवां है या नहीं यहाँ पर। चौथा का आठवां कहाँ गायब हो गया? चौथा का आठवां नहीं है क्या? आठवां क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गायब कर दिए हम। चौथा का आठवां वाला, आठवां इसी में यार, आठवां। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है? किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है। विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमातांक क्या है होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। इतना सब लिखेंगे, 3 मार्क मिलेगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों का नियम का अवतरण, तारों का रंग लिखिए। तो इसको लिखेंगे तो 3 मार्क लिखेंगे। या तो देखिए, या तो सवाल लगाइए, ठीक है, या तो आप रट कर गए हैं उसको लिखिए, जो पढ़ कर गए हैं उसको लिखिए, या तो सवाल को छोड़िए। तो अगर आप सवाल छोड़ते हैं तो इसकी जगह पर कोई भी एक करेंगे तभी भी बराबर ना मार्क मिलेगा, कि हाँ ये कर दिए और आत्मा के ये कर दिए हैं या ये कर दिए, कोई एक आता है। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करना है, चौथा का पहला दूसरा दोनों करना है, दोनों 3-3 मार्क का है तभी मार्क मिलेगा। ये नहीं कि मतलब आठवां वाला तो यही होता है, यही ध्यान देने वाली बात है। इसमें हमेशा ध्यान दें कि जब अगर ये नहीं आता है, अगर ये दोनों नहीं आता तो आठवां में जाकर दोनों कर लीजिए। अगर कोई एक नहीं आता तो एक सॉल्व कर लीजिए। तो ये ऐसा होता है आठवां में, तब जाके 3-3 मार्क मिलेगा। तो सवाल किसी को, बहुत लोगों को सवाल करने में कठिनाई होती है, नहीं आती है तो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट जिसको परिभाषा उरिभाषा याद रहता है तो ये नहीं है तो इसके जगह घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों का नाम, अवतरण, तारों का रंग लिखिए। तो सबसे ये है, तो ये 3 नंबर भन्न देना मिल जाएगा, नंबर आसानी से लिख देंगे। भन्न देना लिखेंगे, भन्न देना एग्जामिनर नंबर देगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा का पूरा मैं लिखा हूँ, विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बचाव के उपाय भी लिखा हूँ। इतना लिखेंगे तो 1.5 मार्क मिलेगा। 3 नंबर के इतना लिखेंगे तो 1.5 मार्क लिखेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये पढ़ लीजिएगा परिभाषा, मतलब फ्यूज का महत्व क्या होता है। यदि परिपथ में अधिक मान का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, फिर जिससे फ्यूज पिघल कर टूट जाता है। जैसे पहले के ज़माना में वो फ्यूज पत्थर वाला नहीं लगाया जाता था, तो तार के हम लोग कोई भी एल्युमिनियम का, कापर का फिलामेंट बनाकर इसमें चिपकाए जाते हैं, जो पत्थर का इसी तरह चिपका देते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज आता है, भड़क उड़क जाता है, तुरंत फिर से नया चेंज करना पड़ता है। जैसे ही धारा आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज जाता है तो इसे धमाका हो जाता है, थन से आपका पूरा सिस्टम जलता उलता नहीं है, केवल यही बचा देता है। यही मतलब डायोड लगा हुआ था जिससे हम लोग का घर का सारा सिस्टम बच जाता है इसके शॉर्ट होने से। तो इतना लिखेंगे जिसमें विद्युत युक्ति बच जाती है, जिससे पूरा आपके घर में जितने भी बिजली बिजली जो लगा रहता है सब कुछ बच जाता है। तो 1/2 नंबर, 1.5 नंबर का ये मिलेगा। और इसका जो गणना वाला जो न्यूमेरिकल मार्क दिया है, चूंकि इतना इतना है, इसको सॉल्व करने पर इतना मार्क मिलेगा। और एक चीज़ और पूछा है कि इसमें क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। ये देखिए MCQ में पूछता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। जब इतना लिखेंगे 1.5 मार्क इसका मिला, 1.5 मार्क इसका मिला, तब जाके इतना मार्क मिला। चौथा का आठवां का दूसरा का उत्तर। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों का नाम एवं अवतरण के रंग, परिपथ या वितरण। देखिए घरेलू यहाँ पे क्या लिखा है, परिपथ, परिपथ कहेंगे या वितरण, जो घर में धारा, जो भी तार और लगाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं तार, याद कर लीजिए। गर्म तार, ठंडा तार, भूसंपर्की तार। गर्म तार जो होता है लाल होता है, ठंडा तार नीला काला होता है, भूसंपर्की तार हरा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ का कार्य, जो घरेलू विद्युत परिपथ के कार्य होते हैं उसको देख लीजिएगा। घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण, अब देखिएगा इसका कहा है, आवरण तारों का रंग लिखिए। तो और घरों में जो घरेलू परिपथ, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम। कुछ एक्स्ट्रा ये लिख दिया हूँ आपके लिए, हेल्पफुल याद करने के लिए रहेगा। पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा अगर आएगा तो, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का दिए हैं। तो 3 नंबर में भी लिख सकते हैं, 5 नंबर में भी आएगा तो 5 नंबर में भी लिख दीजिएगा। तो घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण काला रंग का होता है, केवल घरों में, जो ये वाला है इसका आंसर। और तारों के नाम,
तारों के नाम जो ऊपर थे प्रयुक्त तारों के नाम हो गया, और अवतरण तारों के रंग हो गया। ये तार जितने भी तार हैं लाल नीला काला, ठीक है। और इसके विद्युत 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 परिपथ के कार्य देख लीजिएगा, ये कार्य लिखा हुआ है। 1.5 नंबर 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं पांचवा में। पांचवा उपभाग टू, प्रश्नोत्तर उपभाग टू का उत्तर पर टू का पांचवा का ए, योगी का यूपीएससी नेम लिख देंगे। तो पहला जो दिया है, जिस जो जानते होंगे वो तो लिखेंगे, नहीं जानते होंगे तो क्या लिखेंगे। 1 ब्रोमोप्रोपीन प्रो प्रोपियानिक अम्ल। एक एक मार्क का है, अगर लिखेंगे एक एक मार्क मिलेगा। पांचवा का बी जो है, पांचवा का बी ये लिखा है संतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर संतुलित समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी लिखिए। यहाँ पर क्या कहा है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। इसको लिखेंगे तो 1 नंबर, और इसको लिखेंगे इतना को संतुलित करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण केवल समीकरण समीकरण केवल समीकरण लिखना है। तो कोयला का दहन लिख देते हैं समीकरण C+O2 + CO2 का दहन हो जाता है। और संतुलित समीकरण दूसरा वाला जो दिया है, एक एक मार्क का है, दोनों देख लीजिए। एक मार्क का ये, एक मार्क का ये, संतुलित दूसरा वाले का, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो जो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड, BaCl2 Al2 SO4 3, इसको BaSO4 AlCl3, इसको संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने के लिए किसी और का वीडियो देख लीजिएगा, ये तो मैं बता देता हूँ। ये बेरियम है, क्लोराइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम, यहाँ पे बेरियम 3 है, यहाँ पे बेरियम 3 यहाँ पर कर दिया गया है। मतलब समीकरण कुछ और ही रहेगा, इसको संतुलित कर दिया गया। Al2SO4, यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम को भी संतुलित करने के लिए 2 लिखा जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट SO4 3 थ्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर SO4, यहाँ पे देखिए 4 3 12 है, तो SO4 4 आया हो, क्योंकि ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ अब क्रिया कर लेगा, और ये इसके साथ अब क्रिया कर लेगा, जिससे संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर SO4 3 12 है, तो यहाँ पे देखिए SO4 ऑक्सीजन, यस को नहीं लिएंगे, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर 3 है, 4 तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 3 चौक 12, जिस वजह से बेरियम भी संतुलित हो जाएगा, क्लोराइड भी संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया अगर पूछेगा वो परिभाषा, तो परिभाषा संयोजन को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोगी जोड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझिएगा कि 2 पदार्थों को जोड़ा जाता है, कोई एक पदार्थ है, ये भी कोई दूसरा पदार्थ हो गया, जैसे ये खाद हो गया, ये कुछ और हो गया, और कोई खाद डाई हो गया, यूरिया हो गया। अलग अलग प्रकार के पदार्थों को लेकर, जो भी पदार्थ, लकड़ी हो गया पदार्थ हो गया, कोई बर्तन थरिया कुछ भी ले लीजिए भाई चो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर A+E दोनों आपस में एकत्रित हो जाएंगे। एक्स्ट्रा उदाहरण याद कर लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया का एक्स्ट्रा उदाहरण, S+O2 SO2 2H2 तो 2H2 हो जाएगा। छठवां का क्या कहा है, छठवां क्या कहा है, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। छठवां का ये, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। सोडियम देखिए K होता है, जिस ये परमाणु क्रमांक से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसके लिए तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, बोरान, ऑक्सीजन, ये सब याद करना पड़ेगा जो आवर्त सारणी में तत्व होते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इसका 17 होता है, और इसके कोष होते हैं K। तो इसमें K में 2 से अधिक परमाणु नहीं, अणु नहीं रख सकते हैं, इसमें 8 से अधिक परमाणु नहीं रख सकते हैं, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और इसमें N में 32 से ज़्यादा नहीं रहता, और ये इससे फार्मूले से निकलता है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 11 है, तो 2 इसमें आ गया, 8 इसमें आ जाएगा, 8 2 10, बचा 1, तो 1 यम में चला जाएगा, क्योंकि इसमें 8 से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। और क्लोरीन का 17 है, तो इसमें 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये सोचेंगे 3 रख दें, 4 रख दें, तो नहीं, यहाँ पर भूल कर भी मत रखिएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसमें अटेगा ही नहीं, नहीं आता है। 2 से ज़्यादा रखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 2 हो गया, इसमें यल में जो यल कोष होता है इसमें 8 ही आएंगे,
इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। और यम में 18 तक ले आ जाएंगे, तो 2 8 10 और 7 बचा तो 7 आ जाएंगे। अगर और है 16 तक ले है तो 16 17 18 तक ले आ जाएंगे। और यन में 32 तक ले, 18 के बाद से 19वां नहीं आएगा, क्योंकि 19 से 18 से बाहर हो जा रहा है। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक 281, यहाँ पे लिखिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं थोड़ा सा लिखा नहीं हूँ, इसको मत लिखिएगा, केवल लिखिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे एन से दर्शाते हैं, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 287 287। अब छठवां के बी, इस समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, पहले ये था Fe+H2। अब देखिए इसमें समझाते हैं संतुलित वाला कैसे क्या होगा। Fe3+O4H2, तो यहाँ पे जो जो संतुलित क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दिया है, और संतुलित समीकरण दिया है जिसे संतुलित करना है। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो Fe Fe3O4H2 दिया है, तो यहाँ पर Fe देख सकते हैं 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो आयरन यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं H2, यहाँ पर H2 खाली देखिए, H2 2 है और यहाँ पर H2 2 है, तो 2 2 4, लेकिन यहाँ पे तो क्या कहते हैं एक ही है, तो यहाँ पे एक 4 चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पर H2, यहाँ पे देखिए 4 तो नहीं है, एक 2 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, 4 4 ये हो गया ऑक्सीजन। और ये मैं H2 की बात कर रहा था, H2 की, सॉरी H2 की, केवल H2 की बात करते हैं। H2 इधर हो गया, H2 इधर हो गया, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, 4 हाइड्रोजन, 4 ही हो रहा है ना। 2 2 4, हाँ 4 सही है। 4 ठीक है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर ये समीकरण Fe2 Fe3O4, तो Fe को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। O4 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, 4 इधर हो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 लिख दे, ऑक्सीजन हो जाएगा। सीरियल वाई से करेंगे, ये नहीं कि कूद कर। फिर ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे H2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, तो 4 है, तो 4 तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 4 यहाँ पर भी लिख देंगे। H2 अगर लिखेंगे तो 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। C6H12O6, इसको भी संतुलित करने के लिए ऐसे ही करेंगे संतुलित। ठीक है, पहले C6 को देखिए, C6 को इधर से इधर गए हैं, C6 में C6H12O6, तो CO2, तो C तो यहाँ पर एक ही बचा, C तो एक ही बचा, तो C को यहाँ पर 6 कर देंगे, C हो गया। फिर यहाँ पर H को देखेंगे, H को 12 है, यहाँ पे H 12 है कि नहीं, यहाँ पे 12 नहीं है, तो H2 है, तो यहाँ पे H2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, 6 2 8 8, 6 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 3 ही है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 और 6 18, 18 हो गया, 6 दूना 12, अच्छा 6 12 6 18, 6 6 बराबर करेंगे। संतुलित करने के लिए समझना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा से, तो इसके लिए आप लोग अगर शुरू से पढ़े होंगे, क्लास व्लास किए होंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये 7वां क्वेश्चन है, अम्लीय निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, तन्यता, अघातवर्ता, मिसेल। मिसेल क्या होता है, मिसेल का कहिएगा तो वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर आप लोग, मैं कहिएगा तो वीडियो भेज देंगे, या तो मिसेल का आप लोग तरीका, तौर तरीका समझ जाएंगे तो अच्छा से। 2 प्लस दोनों को लिखने में 2 2 नंबर का है, तो यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में लिखे हैं, अम्लीय वर्षा की हानि लिखे हैं, इस पर 2 नंबर भन्न देना मिल जाएगा जैसे ही लिखेंगे। और 7वां का बी, तन्यता और अघातवर्ध, इसको लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, 2 नंबर इस पर भन्न देना मिल जाएगा। 7वां का सी, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, इसको दूसरे पेज में मत जाने दीजिएगा।
जो भी लिखिए क्वेश्चन ना, कोशिश कीजिएगा कि उसी पेज में हो जाए, या जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको नेक्स्ट पेज में ही लिखिएगा। उसी ये तो मैं बस दर्शाने के लिए इसमें लिख दिया हूँ, क्योंकि आप लोग को पूरा एक ही जगह अवेलेबल हो जाए, दूसरा पेज ना पलटना पड़े। तो जो भी लिखिएगा तो उसको एक ही पेज में लिखिएगा एकदम अच्छा से, और लाइन खींच दीजिएगा, और थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा जिस तरह मैं लिखा हूँ, जिससे आपको देखने में सुंदर लगे, जिससे टीचर को, एग्जामिनर को देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, हो जाएगा। और सातवां का आठवां, अगर जिसको ये सब नहीं आता है, ये तो इजी है, अगर इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये सब नहीं आता है तो इसका लिखना पड़ेगा। संरक्षा संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसे दो सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो 1.5 नंबर ये, 1.5 नंबर ये। और उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो इसके 1.5 नंबर इसमें मिलेगा, 1.5 नंबर इसमें मिलेगा उदाहरण पर। तो ये तो लिख लीजिएगा, अगर ये याद कर लीजिएगा। आठवां वाला भी याद कर लीजिएगा, आठवां वाला भी, क्योंकि देखिए कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। सातवां का आठवां का ये देखिए 3 मार्क का। संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये लिख दीजिएगा, भन्न देना। और उदाहरण लिख दीजिएगा, लोहे में जंग लगने का संरक्षण का उदाहरण कहते हैं। धातु संरक्षण के बचाव के 3 उपाय लिखिए। तो 2 उपाय पूछा है, मैं 3 उपाय लिख दिए हैं। तो आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए धातु संरक्षण, कुछ से कोई धातु हो गया, लोहा हो गया, तो वो पेंट, या जब कोई नष्ट होता है, विनाश होता है, तो उनसे पेंट किया जाता है। यह सब प्रचलित तरीका तरीका है। किसी धातु की सतह पर पेंटा कर दिया जाता है या रंग दिया जाता है, जिससे एक ऐसी परत बन जाती है जो संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है, जिसे संक्षारण से नष्ट होने से बचाए, मतलब नष्ट होने, संक्षारण नष्ट होने से बचाता है। संक्षारण जिसे कहते हैं जो नष्ट हो जाती हैं चीज़ों को, उसको सेविंग करने के लिए संक्षारण की प्रक्रिया को करते हैं, जिससे हमारा वो धातु बचा रहे। तेल या ग्रीस, तेल लगा, जैसे वो गाना नहीं लगा है, किसी लोहा धातु कोई है खराब हो गया, वो गाना बचपन में तेल लगा दो सैया जी शरीर के घर बचल का, ऐसे कुछ गाना है। मतलब शरीर जो है वो बर्बाद नहीं होगा, बचल रही, तेल ग्रीस लगा दो तो शरीर एकदम मुलायम सा एकदम अच्छा रहेगा, कहता है ना बचपन में गाना, तेल ग्रीस लगा दो सैया जी। तो धातु के नए उपकरण पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर उन्हें संक्षरण से बचाया जा सकता है, नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह है, तेल ग्रीस से याद कर लीजिएगा, तेल ग्रीस लगा दो तो धातु को रक्षा कइल जा सकेला हो। गैल्वेनीकरण, लोहे पर जस्ते की परत होता है जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, चढ़ा दिया जाता है और लोहा सुरक्षित रहता है। इसे बलिदान रक्षण रक्षण भी कहते हैं। इसे बलिदान, देखिए बलिदान रक्षण भी पूछ देगा किसे कहते हैं, तो बलिदान रक्षण भी गैल्वेनीकरण को कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, सटाक देना, छेप देना, भन्न देना। सातवां भी इसीलिए आठवां करके लेकर आए हैं आप लोग के लिए, हेल्पफुल के लिए। तो यहाँ पे सातवां के जो बी है, उष्मा छेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती है, उसे उष्मा छेपी कहते हैं। जैसे नहीं कहा जाता है कुछ जाइए हो ए भैया जाके छिप ले, छिप दिया, कोई मैदान करता है छेप देता है, बाथरूम छिप देता है, तो उष्मा छिपा जाता है, उष्मा निकल जाता है, उष्मा ऊर्जा निकल जाता है, जिससे उष्मा उत्पादों के साथ उष्मा में भी निकलती है। मतलब कोई आग होती, कोई सिस्टम आग उगता पा जाता है, तो उसमें कहा नहीं जाता कि आग ले लीजिए, चाहे उष्मा छिप दीजिए। उष्मा मतलब इसमें उष्मा निकलती है, उष्मा जो है वैसे बर्बाद होता है, नष्ट होता है। इसमें उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा को अपने अंदर शोषित किया जाता है, लिया जाता है। जैसे आग, वो तो मिस्टेक बोल दिए हैं, उसमें उसमें आग वाला नहीं है, उसमें उष्मा निकाला जाता है। जैसे कोई काम उम किया जाता है, मेहनत किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, या जो भी होता है। उष्मा शोषी जो सोचते हैं, उसको खींचते हैं अपने तरफ। ऐसे उष्मा शोषी आग जला रहता है तो ठंडी लगता है, आग जला रहता है ठंडी, तो उसे आग तापते हैं तो उष्मा शरीर के अंदर आता है, जिससे उष्मा मिलती है हम लोग को अच्छे तरीके से, जिसे हीट के द्वारा मिलता है। ये देखिए ऊर्जा जब निकल छिपी होता है तो तीर लगा रहता है, मतलब ये त्रिभुज का सिंबल ही उष्मा छिपी का है। और ये हीट लिखेंगे, हीट गर्म करने का है। भाग 3, भाग 3। अब आइए भयानक भयानक क्वेश्चन वाला, ये देख लीजिएगा, ये कुछ भी नहीं करना है, बस ये लिख देंगे, हो जाएगा, मिल जाएगा नंबर। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी लिख दीजिएगा इसका। उदाहरण जो यहाँ पर है, उदाहरण उदाहरण जो मैं लिखा हूँ, उदाहरण हो गया। और इसके उपाय लिख दीजिएगा, 2 लिखना है, 3 मैं लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये परिभाषा हो गया इसका। भाग 3 का उत्तर
यहाँ पे क्या कहा, उपभाग 3, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बताइए। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, तो इस कार्य को वर्णन कीजिए। 2 नंबर, 2+2 4 नंबर का है। अब तीसरा उपभाग है, 4 नंबर का मिलेगा। यहाँ पे देखिए थायरेक्सिन हार्मोन के कार्य मुकुलन 2 नंबर का मिलेगा। ये 2 नंबर का है। तो 8वां भी लिखना है, 9वां भी लिखना है, 10वां भी लिखना है, 11वां भी लिखना है इसमें। और 11वां में देखिए 8वां करके लिखा है। 11वां का मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आता है तो ये लिखिए, नहीं आता है तो इसको लिखिए। मतलब 8वां, 8, 9, 10 नंबर में आपको 8वां करके कोई भी नहीं दिया है, तो जो आएगा वो लिखना ही है। तो लगभग 8वां स्टार्ट कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ है, फिगर जो बना हुआ है इसी तरह लिखिएगा। डेंटाइटिस, डेंट्रान, केंद्रक, एक्सॉन, एक्सान को तंत्रिका अक्ष भी बोलते हैं। माइलिन, शीश, रेनवियर रेनवियर का नोड। और जिस यहाँ पर जगह नहीं था तो सेनपिक्ट घुंडिया जो होता है ये नीचे का। देखिए सारी चीज़ मैं लाइन बाय लाइन पूरे उसके सामने दर्शाया हूँ। कोशिका द्रव में इसमें पानी होता है, कोशिका द्रव में इसे केंद्रक भी कहते हैं। इसके अंदर कोशिका द्रव होता है जिसके अंदर पानी होनी होता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा, जानकारी क्या होता है। उसके बाद से कार्य, संरचना, उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के। ये देखिए सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के धूम्रिका के सिरों द्वारा प्राप्त हो जाती है। ये तो विज्ञान की भाषा है, इसी को नॉर्मल भाषा में लिखे हैं। न्यूरॉन शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं के बहुत आदान प्रदान करती है। मतलब सूचना का उद्दीपन, जो न्यूरॉन होता है वो सूचनाओं को, जैसे जैसे नहीं होता है आग उसे जल जाता है तो तुरंत निर्देश देता है कि भैया हमारा हथवा जल गया है, कैसे क्या किया जाए, कैसे बचाव किया। तुरंत हम लोग के माइंड में वो चीज़ तुरंत पहुंच जाता है, न्यूरॉन में तुरंत जाता है, जिससे हम लोग तुरंत आग से बचाव के लिए हाथ खींचते हैं। जैसे आग में आग हाथ जाता है तो ऐसे हम खींच लेते हैं, वैसे ही है। तो ये सारी हैं, देख लीजिएगा। जितना पूछा है उतना, कितना पूछा है इनके, इसके कार्यों का वर्णन कीजिएगा। इसके कार्यों का वर्णन जितना ज़्यादा करेंगे उतना नंबर मिलेगा। और नहीं आपको याद करने का हिम्मत है तो मत कीजिएगा उतना, जितना आप लोग को मन करेगा उतना ही कीजिएगा। तो यहाँ पर कार्य, जितना आपके पास क्षमता होगा याद करने के लिए उतना क्षमता याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी आप लोग के अंदर क्षमता होगा उतना कार्य आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह सब इसके कार्य ही है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थायरेक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। थायरेक्सिन हार्मोन के कार्य, थायरेक्सिन हार्मोन क्या होता है उसके बारे में लिख देंगे। भन न देना, 2-4 लाइन कुछ कर देंगे। 2 मार्क का मिलेगा इस पे, 2-2 मार्क का है। थायरेक्सिन हार्मोन के कार्य है, थायरेक्सिन हार्मोन के कार्य है जो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर इतना है। और यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन का जितना नंबर, जितना लिखेंगे, जितना लाइन लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। तो सारे याद कर लीजिएगा जितने आपके पास क्षमता होगा। 9वां का दूसरा, 9 नंबर का दूसरा, मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन के बारे में लिख देंगे। मुकुलन किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, और मुकुलन का उदाहरण लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रा है, एक हाइड्रा है। तो हाइड्रा कैसे निर्माण होता है, तो नई कली का बनना, हाइड्रा या ईस्ट होते हैं। देखिए हाइड्रा कैसे निर्माण हो रहा है, ये पूरा ये जो एडल्ट हाइड्रा है, समझ लीजिए एक एडल्ट हाइड्रा है जो संपूर्ण तरह से परिपक्व है, परिपक्व विकसित है। तो यहाँ पर ये अभी विकसित होने वाला नई कली बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रा में। और यहाँ पर हाइड्रा का विकसित हो गया, विकसित हाइड्रा हो गया है। और यहाँ पर अलग हो गया है अपने से। नए हाइड्रा का निर्माण जैसे ही मतलब हो जाएगा, ये अपने आप को अलग कर देगा। ठीक है, तो एक नया हाइड्रा का एडल्ट बन जाएगा, ये भी एकदम जवान हो जाएगा, नया हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे बना देंगे तो फन देना, इस पर भी नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर का था, 2 नंबर का था। 2-2 नंबर का मिलेगा। 2-2 नंबर है, 2 नंबर इस पर मिलेगा, 2 नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है, 2-2 नंबर का है, 2 नंबर भन देना पा जाएंगे। और इस पे भी 8वां का भी 2 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर कार्य पे मिलेगा, इस पे मिल जाएगा। 10वां पे पुष्पी, इस ये 4 नंबर का है, इसको लिखना पड़ेगा 2 पन्ना कम से कम। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन है।
अगर 5 नंबर या कितना नंबर पूछता है, लास्ट 6 नंबर पूछता है, 6 नंबर में भी लिख सकते हैं इसको। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक का जनन कर देंगे, यहाँ पर फिगर बना लेंगे। फिगर देखिएगा पूरा व्यस्त विस्तृत तरीके से फिगर बनाया हुआ है, सटीक एकदम स्थिर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पूरा फिगर बनाया है। या तो अपने किताब से देख लीजिएगा। फूल की संरचना अनुदैर्ध्य काट भी कहते हैं इसे, अनुदैर्ध्य काटे इसे दर्शाता है। अनुदैर्ध्य काटे के माध्यम से इसके फिगर को अच्छा से दर्शाया जाता है। तो ये इसके बारे में लिख देंगे, पूरी जानकारी हो गई। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन हो गया, किस तरह होता है जनन, ये पूरा वर्णन हो गया। और ये हो गया। अगर त्रिबीजों पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थिर होते हैं। पुष्प जनन की इकाई है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं और इसके जो चार चक्र होते हैं, ब्राह्मदल, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, इसको डिफाइन कर देंगे, तब जाकर 4 नंबर मिलेगा। पुंकेसर पुंकेसर इसका पहला ब्राह्मदल, दल पुंज, तीसरा पुंकेसर। पुंकेसर के भाग भी होते हैं। पुंकेसर के बारे में, इसके बारे में डाटा ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ऊपर ही जो जिसमें है इसी में सब लिखा गया है। ऊपर जो है इसमें सारी चीज़ डिटेल है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुंकेसर के जो भाग है उसको पराग कोश के अंदर नर युग्म बनाते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है और सूत्रकेसर जो लास्ट वाला है, स्त्री केसर मादा जननांग होते हैं। इसके विभिन्न भाग होते हैं। स्त्री केसर देखिएगा, इसके भी भाग होते हैं, लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, तो ये तब जाकर नंबर मिलेगा 4 नंबर। तो इतना सारा लिखने के बाद से तब जाकर नंबर पूरा डिटेल में मिलेगा। ये ज़्यादा वाला क्वेश्चन है, फुल मार्क पाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके 4 नंबर मिलेगा। इतना लिखेंगे, कम से कम 2 पेज पूरा याद करना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के लिए इसको 3+3 6 नंबर का है गाइस, ये 6 नंबर का है। 6 नंबर में लिखने के लिए मैं कम ही लिखा हूँ, लेकिन अब आपको बहुत सारे इसके चरण होते हैं, पार्ट होते हैं, इसको आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। या अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं भेजूँगा इसका पूरा डिटेल। ये पूरा डिटेल है। अगर आप नहीं उतना चाहते हैं पढ़ना, इतना भी लिख देते हैं, तभी भी 2 नंबर इस पे मिल जाएगा, 2 नंबर इस पे मिल जाएगा, 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, या फुल नंबर भी मिल सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मनुष्यों के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरा विस्तृत में दिखाना है। तो फिगर के बारे में केवल मैं फिगर बना दिया हूँ। इस फिगर के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। 3 नंबर तो पूरा लिखने पे मिलेगा, और 2 नंबर या 1.5 नंबर फिगर पे मिलेगा। तब जाके आप लोग को कम से कम दो पेज इसको भी लिखना पड़ेगा। एक पन्ना मतलब 2 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाकर होगा बहुत सारे। अब लास्ट में अगर ये नहीं आता है तो ज़्यादातर कोशिश ये भी कीजिएगा आप लोग ना, कि जो पार्ट में दिया है ना, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का लिखेंगे परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लिखेंगे, तब जाके 3-3 मार्क मिलेगा। और फिगर पे भी। और जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, मनुष्य की हृदय की संरचना का उपयोग चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, ये ग्राहवा का 8वां वाला में। तो इसके पूरा वर्णन करेंगे, तब जाके इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है पूरा 6 नंबर पाने के लिए। ये 3-3 प्लस डिवाइडेड में है, तो इसको डबल डिवाइडेड पार्ट करके लिखेंगे, डिवाइडेशन करके, तो उसमें ज़्यादा मार्क मिलने की संभावना रहता है, और इसमें मार्क कटने की संभावना रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हृदय के कार्य उसकी लिखा हुआ हूँ, इसका उत्तर है मनुष्य के हृदय की संरचना उपयोग चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा हृदय के कार्य उसकी पेशी युक्त भित्ति यूप के संकुचन पर निर्भर करती है, पूरा लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। फिगर बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट फिगर है, इतना ही बना लेंगे, एकदम सटीक फिगर बनाए। और इसका भी फिगर बहुत सटीक बनाए हैं, जो इसके ऊपर था। दूसरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, इतने बनाएंगे नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। और इसका देख लीजिएगा, ये फिगर फेफड़ा, फुफ्फुसी, धमनी, हृदय का बनाएंगे, उसके बाद से ये लिखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा लिखना है, ये तो बहुत सारे पॉइंट डालकर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें पॉइंट था ना, डिफरेंट का। अंडा से स्त्री केसर में वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, एक वर्तिका झा डांसर भी है, वर्तिका झा करके डांस करती है।
इंडियन आइडल में डांस डांस दीवाने या डांस में पार्टिसिपेट कोई सीजन वूजन जीती थी। डांस प्लस उसका मूवी आया अभी था वर्तिका झा का, डांसर स्ट्रीट डांसर 3 में है, शायद जानते होंगे आप लोग। तो इस तरह मतलब वो सब छोड़िए, बकवास है डांसर वांसर। तो यहाँ पर ये फिगर दिया वर्तिकाग्र, यहाँ फिगर बना दीजिएगा ये वाला वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडा से ये तीनों हो गया। ये बीज है जिसमें अंड मतलब पौधे के अंडाणु रहते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं, बीज का निर्माण होता है, पौधे का निर्माण होता है इसी के द्वारा, अंडाणु के द्वारा ही, जो ऊपर पूरा फिगर दिया हुआ है। तो इसी तरह मतलब ये फिगर बनाकर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो 10 वाला है ये तो पूरा समझा दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ हूँ पूरा। मतलब ये जो कहा है इसके बारे में, मनुष्य की हृदय की संरचना के उपयुक्त चित्र की सहायता से इसके बारे में भी बताना है, और चित्र के माध्यम से वर्णन, चित्र के माध्यम से कहा है वर्णन करने के लिए। तो इसके जितने भी पार्ट हैं, महाधमनी कहता है इसके बारे में, फेफड़े के पुष्प शिरा का कहता है, वाल्व वाया निलय, पेशी भित्ति, हृदय वारण शिरा, दाया निलय, दाया लिंद, फेफड़ों और फुसफुस धमनी शिरा क्या करता है, इस सब के बारे में लिखना पड़ेगा। और ये जो लिखा है आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब गाइज ये तो समाप्त हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को अगला पेपर जो है इंग्लिश का जो भी है, सामाजिक विज्ञान अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं आप लोग को पूरा देने का कोशिश करूँगा, ऐसे ही लिख कर अच्छा से पूरा, ऐसे पेपर एग्जाम की दृष्टि से जिस तरह एग्जाम में आता है पूरा अच्छा से बना कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये जो है बीच में से पेपर निकाल लीजिएगा और प्रैक्टिस घर पर ही कर दीजिएगा। और जैसे ही पेपर मिले भन देना, ये लाइन खींच दीजिएगा, और ये बीच में से निकाल देंगे तो घर पे प्रैक्टिस बना रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग का हाथ दर्द नहीं करेगा, जल्दी जल्दी लिख देंगे, और साफ सुंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज। और लास्ट में ये है कि ये जो विज्ञान का किताब है, अगर जिसको चाहिए तो बोलिएगा। यहाँ पे गोली दर्पण से संबंधित की परिभाषा लिखिए, तो इस पर ये 2-2 नंबर का पूछता है। दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सब पूछता है। ये पूरा डिटेल में पूरा देखिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखा है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, गोली दर्पण, यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, सब कुछ दिया है डिटेल में। यहाँ पे अवतल दर्पण के सम्मुख, ये सब देखिए पूरा। यहाँ पर अगर आप लोग के पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो ठीक है ना, अगर लेकिन जिसको चाहिए व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे चाहिए। तो ये किताब जो बुक है एनसीईआरटी द्वारा, ये पूरा क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से, शानदार, पूरा अच्छा से व्यवस्थित तरीके से दिया है, पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सारा चीज़ है। विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री भी है, यहाँ पे देखिए सारा केमिस्ट्री, यहाँ पर बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान भी है, यहाँ पर जीव विज्ञान भी है। और ये तो जीव बायोलॉजी का पार्ट हो गया। केमिस्ट्री का पार्ट भी देख लीजिए, यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, विद्युत रसायन स्टडी, यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। चुंबकीय पृथक्करण यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन परगलन किसे कहते हैं, परगलन बहुत समय मैं पहला पढ़ा था। विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन, कॉपर पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण करने की विधि के मुख्य पदों को समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वो लिखेगा एग्जाम में, जो नहीं पढ़ेगा वो मुँह ताकेगा एग्जाम में बैठकर, क्या करेगा। जो साल साल भर पढ़ाई, कई लोग नहीं पढ़ाई किए रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये हाल ही दौरान में केवल केवल इस मॉडल पेपर को, जो 2024 का पुराना मॉडल पेपर ये पढ़कर चले जाते हैं, अगर 2024 का केवल पुराना मॉडल पेपर ही पढ़कर चले जाते हैं, उसको भी अगर तैयार कर लेते हैं, इसीलिए तो मैं आठवां करके भी लेकर आया हूँ कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आठवां वाला भी याद कर लेंगे तो कहीं इस साल आ जाए, कहीं इस साल मेन में आ जाए। जैसे मेन मतलब माने मेन मेन कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट पे चले आ जाए, आठवां करके ना दे। जैसे चौथे का, जैसे ये था ना सब लोग, जैसे ये आठवां करके था तो डायरेक्ट इसमें आ जाए, चौथे का पहला दूसरा में ही आ जाए। तो सारे क्वेश्चन करिएगा जरूर, इसमें से एक आध दो तो मिल ही जाएगा। एक आध दो या बहुत सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर से ही पूछते हैं। बच्चों को एग्जामिनर बोर्ड वाले चाहते हैं कि बच्चे फेल ना हो, ज़्यादातर वो लोग वो रहता है। और ये किताब जिसको चाहिए वो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ पूरा किताब दे दूंगा, क्वेश्चन सहित है। यहाँ पे देखते हैं आर्यभट्ट, यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन भी है। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर द्रव
द्रव होती है, चाकू की से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ऊष्मा का सबसे यहाँ पे कमरे के ताप पर द्रव्य होता है पारा, कमरे के ताप पर पीवी। जो यहाँ पर एक एमसीक्यू भी था, यहाँ पर एक एमसीक्यू था ना, यहाँ पे पहले ही था, कहाँ पे गया, कहीं था इसी में कोई क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। देखिए ठोस अवस्था, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, यहाँ पर ठोस लिखा हुआ है, तो ठोस अवस्था में नहीं होता है। मरकरी ठोस अवस्था में नहीं होता है, तो किस अवस्था में होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है, ये द्रव्य अवस्था में होता है, याद रखिएगा। पारा, गाइस देखिए इसका विवरण अगर आएगा तो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, पारा होता है, ठोस नहीं होता है पारा। निम्नलिखित में से धातु अधातु का वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे देखिए धातु अधातु का वर्गीकृत यहाँ पे बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखा गया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप में आप लोग को ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप लोग को ये भी पीडीएफ भेजूंगा, ये भी बुक ये भी भेज दूंगा, क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा 2024 का क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा, और ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो पीडीएफ पूरा लिखा हुआ है व्यवस्थित तरीके से। ऐसे लिखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूरा फुल मार्क मिलेगा। ओके गाइज, ठीक है गाइज, और कुछ तो बचा नहीं, सारी डिटेल मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता दिया, किस तरह एग्जाम में लिखना, क्या करना है, पूरा डिटेल आप लोग वीडियो रोक कर, जहाँ पर रोक रोक कर देख लीजिएगा अच्छा से, एक एक जगह स्टॉप करके देख लीजिएगा जहाँ पर। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज, आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा अच्छा से, अभी मौका है आप लोग का, काफ़ी अच्छा मौका है। 4 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 4 तारीख को विज्ञान का एग्ज़ाम होगा, आप लोग तब तक मेहनत कर लीजिएगा, स्टार्ट कर देंगे आज ही से या कल से ही स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे करते करते सारा चीज़ तैयारी। अगर कोई केवल ये मॉडल पेपर, केवल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का प्रिपेयर करके चला जाता है तब भी पास कर जाता है। जो केवल बच्चा कहता है कि मैं केवल पास कर जाऊं, केवल इतना कल्पना करता है कि एग्जाम में मैं पास कर जाऊं, तो इतना कर लेगा वो भी पास हो जाएगा इतना करने पर। ओके गाइज, तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को और सेट चाहिए इसका, एक सेट पढ़ लो अच्छा से, उतना तो काफ़ी है। अगर और सेट चाहिए तो और सेट बोलिएगा, मैं और सेट कर दूंगा क्वेश्चन, और सेटों का 2-3 सेट, जितने भी सेट होते हैं कोड अलग अलग होते हैं वो भी दे दूंगा। 3-4 सेट ऐसे आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे ना कि 3-4 सेटों में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग का एग्जाम वैसे ही पास कर लेंगे। हाँ, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा रेगुलर। पहले तो आप एक पेपर इसको याद कर लीजिएगा, अगर ये हो जाएगा तो बताइए, कमेंट करेंगे तो दूसरा भेज दूंगा। और विज्ञान का ये क्वेश्चन बैंक तो रहेगा ही, जो क्वेश्चन सही था। एक उदाहरण देते हुए अयस्क के सांद्रण के फेन उत्पलन विधि समझाइए, तो ये सब तो रहेगा ही, ये भी आप लोग को दे देंगे, अगर कमेंट करते हैं तो ये भी आप लोग को दे देंगे, ये बुक भी। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं आप लोग कितना प्यार कमेंट करते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि और वीडियो बनाइए इंग्लिश का या और सेट का विज्ञान का ही, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं गाइज। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लास्ट में जाते जाते। हाँ, और कुछ भी कमी वमी होगा, कुछ भी मिस्टेक उस्टेक होगा, बोले बोले में गलती वलती माफ़ कीजिएगा, केवल परीक्षा पे ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज।